माँ, अब आप कब तक यहाँ अकेली रहेंगी? चलिए हमारे साथ शहर में रहिए। अब यहाँ क्या रखा है? पिताजी भी नहीं रहे और गांव मोहल्ले वालों के मुंह नहीं पकड़े जाते। कल को सब मुझे ही बात बना देंगे कि एक ही बेटा है और वो भी माँ को अकेला छोड़ शहर में बैठा है। गांव में पहुंच नीरज अपनी माँ से बोला। बेटे की बात सुनकर गीता जी बोली, बेटा, अचानक से तुम लोगों को मेरी याद कैसे आ गई और कैसे गांव वालों का ख्याल आ गया? माँ, कैसी बातें करती हो? मैं आपको कभी भूला था क्या? वह तो थोड़ा काम का प्रेशर ज़्यादा था, इसलिए आपके पास नहीं आ पाता था। लेकिन अब तो आपको अपने साथ शहर ले जाने आया हूँ। अब आप अपना आगे का जीवन हमारे संग ही बिताना। आपका पोता पोती भी आपको याद करते हैं। बेटा, मेरी चिंता मत करो। तुम्हारे बाबूजी की पेंशन तो आती है, मैं उससे अपना गुजारा आराम से कर लेती हूँ। तुम लोग अपना कमाओ और खाओ, मेरी चिंता मत करो। माँ, चिंता कैसे ना करे? माँ हो आप मेरी, जन्म दिया है आपने मुझे, ऐसे कैसे आपको अकेला छोड़ दूँ? बेटा, मैंने तो तुझे जन्म दिया है, लेकिन जो तेरे पल्लू से बंधी है, क्या एक बार तूने उससे पूछा है कि मैं अपनी माँ को ले आऊँ? अरे माँ, मेरे रहते हुए वह आपको भला क्या कह सकती है? और माँ, शायद आपको पता नहीं, आपकी बहू ने ही मुझे आपको लेने भेजा है। उसका व्यवहार बिल्कुल बदल चुका है। अब उसे आपकी चिंता होती है। नीरज ने अपनी मीठी मीठी बातों में गीता जी को लपेटे में ले लिया। बेटे की बातें सुनकर गीता जी को भी लगा कि शायद उनकी बहू का व्यवहार बदल गया हो। अच्छा बेटा, ऐसी बात है तो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। ठीक है माँ, सभी जरूरी कागजात और सामान लेकर चलो मेरे साथ। नीरज खुश होते हुए बोला। गीता जी कुछ सोच में पड़ गई और बोली, लेकिन अभी अचानक से एकदम मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती बेटे, इसलिए मुझे 2-4 दिन का समय दो, उसके बाद तुम मुझे लेने आ जाना। गीता जी अपने बेटे से बोली। ठीक है माँ, मैं 3-4 दिन बाद आपको लेने आ जाऊँगा, तब तक आप अपना सारा सामान पैक कर लेना, कहकर नीरज घर चला गया। गीता जी का एक ही बेटा है। गीता जी पति की मौत के बाद गांव में कई साल से अकेली रह रही है, क्योंकि बेटा शहर में नौकरी करता है। पत्नी और अपने बच्चों के साथ वहीं रहता है। गीता जी गांव में अपनी पति की पेंशन से अपना गुजारा आराम से कर लेती है। गीता जी ने 2-4 दिन में अपना सभी जरूरी सामान अपने साथ रख लिया और अपने काम भी निपटा लिए। बेटा और बहू दोनों उन्हें लेने पहुंच गए। जाते ही बहू ने उनके पांव छुए और बड़े ही प्यार से बोली, सच में माँ जी, आपकी बहुत याद आती है और आपके पोता पोती भी आपको बहुत याद करते हैं। आखिर आपको भी तो अपने पोते और पोती के साथ समय बिताने का, लाड लडाने का मौका मिलना चाहिए। आप हमारे साथ रहेंगे तो हमें भी आपकी सेवा करने का मौका मिल जाएगा। वैसे भी अब यहाँ रखा ही क्या है, हमें रात दिन आपकी बहुत चिंता सताती है। निशा की शहद जैसी मीठी मीठी बातें सुनकर गीता जी बहू को बड़ी हैरानी से देख रही थी। जब गीता जी बेटे और बहू के साथ जाने लगी तो बहू निशा अपने पति को एक तरफ कोने में ले जाकर बोली, सुनिए जरा, सभी जरूरी सामान रख लिया है ना तुम्हारी माँ ने? मेरा मतलब है ज़मीन जायदाद के कागजात। हाँ निशा, मैंने माँ से बोल दिया था, माँ ने सब रख लिया है, निशा बोली। और इस घर के बारे में क्या सोचा? नीरज मुस्कुराते हुए बोला, इसका भी हिसाब किताब मैंने कर दिया है, माँ से कहकर इसे किराए पर चढ़ा दिया है। ऊपर नीचे का कुल मिलाकर 25 से 30 हजार हर महीने आएगा। यह सुनकर निशा बड़ी खुश हुई। गीता जी बहू और बेटे के साथ शहर पहुंच गई। जैसे तैसे समय बीतता गया। कुछ दिन तक तो सब कुछ अच्छा चलता रहा। एक दिन नीरज अपनी माँ से बोला, माँ, ओ मेरी प्यारी माँ, आपके आशीर्वाद से मैं अपनी फैक्ट्री खरीदने जा रहा हूँ, वह भी आपके नाम से। सुनकर गीता जी खुश हुई। अच्छा बेटा, यह तो बड़ी खुशी की बात है। नीरज बोला, माँ, आप जरा इन कागजात पर साइन कर दीजिए, ये फैक्ट्री के कागजात है। हाँ बेटा, लाओ, अभी कर देती हूँ, कहते हुए गीता जी अपने आसपास अपना चश्मा देखने लगी। अरे मेरा चश्मा कहाँ गया, मिल नहीं रहा। बहू निशा बोली, माँ जी, ये रहा आपका चश्मा, टेबल पर रखा था। जैसे ही निशा चश्मा गीता जी को देने लगी, जानबूझकर उसने चश्मा नीचे गिरा दिया। नीचे गिरते ही गीता जी का चश्मा टूट गया। अरे माँ जी, गलती से गिर गया। नीरज बोला, माँ जरा जल्दी कर दो, मुझे देर हो रही है। गीता जी ने बेटे के कहने से कागजात पर साइन कर दिए।
प्रॉपर्टी के पेपर्स नीरज की पत्नी ने गीता जी की अलमारी से चोरी कर लिए थे। बेटे और बहू दोनों ने मिलकर गीता जी से जमीन के पेपर्स पर साइन करा लिए, लेकिन गीता जी सब समझ रही थी। उन्होंने अपने बाल धूप में सफ़ेद नहीं किए थे। बेटा 2 कदम आगे था तो माँ बेटे से भी 4 कदम आगे निकली। बेटे और बहू को तो यह अंदाज़ा भी नहीं था कि जो चाल वो माँ के साथ चल रहे हैं वह उन पर ही भारी पड़ने वाली थी। बेटा बहू दोनों हवा में उड़ने लगे। आज उनकी खुशी का कोई ठिकाना न था। जिस काम के लिए वह अपनी माँ को यहाँ लेकर आए थे वह काम आज पूरा हो गया। गीता जी बहू बेटे की खुशी साफ साफ समझ रही थी। अभी वह आंखों से इतनी अंधी भी नहीं हुई थी कि पेपर्स को अच्छी तरह पहचान ना सके। नीरज अपने काम पर निकल गया और बहू घर के कामों में लग गई। गीता जी कुछ देर बाहर टहलने चली गई। कुछ दिन यूं ही बीत गए। एक दिन गीता जी मंदिर गई हुई थी। थोड़ी देर बाद जब वापस लौटी तो बहू सोफे पर टांग रखकर बैठी थी। गीता जी को देखकर बोली, माँ जी, किचन का काम तो मैंने समेट लिया है, आप जरा झाड़ू और पोछा लगा दीजिए। नीरज भी वहीं बैठकर अखबार पढ़ रहा था। गीता जी अपने बेटे की तरफ देखने लगी। बेटा तो कुछ नहीं बोला, लेकिन गीता जी सब कुछ समझ रही थी। बहू झाड़ू पोछा इस उम्र में मुझसे नहीं हो पाएगा, और फिर काम वाली आती तो है। निशा गुस्से में बोली, माँ जी, अब कितने दिन यहाँ बैठकर मुफ्त की रोटियाँ तोड़ती रहोगी आप? महंगाई देखी है आपने? एक एक चीज़ शहर में कितनी महंगी है। गीता जी अपने बेटे से बोली, बेटा तू तो मुझे यह कहकर यहाँ लाया था कि शहर ले जाकर तुम्हारी खूब सेवा करेंगे। यही है तुम लोगों की सेवा कि बुढ़ापे में उल्टा मुझसे ही अपनी सेवा करवा रहे हो। 2 रोटी के लिए भी तेरी बहू मुझे खरी खोटी सुना रही है। नीरज अपनी पत्नी को कहने की बजाय उल्टा गीता जी पर चिल्लाकर पड़ा, माँ, यह अपनी किच बंद करो। जब से आई हो तब से बैठकर ही खा रही हो। अरे घर के थोड़े बहुत काम कर लोगी तो कौन सा घिस जाओगी। उस समय गीता जी कुछ नहीं बोली और चुपचाप जाकर काम करने लगी। वह तो सिर्फ यह देखना चाहती थी कि उनका बेटा किस हद तक गिर सकता है। गीता जी अपने कमरे में चली गई और अपने पति की तस्वीर को देखकर बोली, देख लो आज अपनी आंखों से अपने बेटे की करतूत। मुझे यहाँ लाने का उसका सिर्फ एक ही मकसद था, यहाँ लाकर आसानी से प्रॉपर्टी के पेपर्स पर साइन करा ले और फिर मुझे इस घर में अपनी नौकरानी बनाकर रखे। कितना बड़ा धोखेबाज निकला। अपना ही खून जिसको जन्म दिया। मैं भी सही समय आने का इंतजार कर रही हूँ। यह तो मेरे साथ क्या कर रहे हैं जो मैं उनके साथ करूँगी। शाम को जब नीरज घर आया तो कुछ लोगों को अपने साथ लाया। नीरज ने अपनी माँ से आवाज़ लगाकर चाय के लिए कहा। गीता जी चाय बनाकर ले आई। जैसे ही गीता जी चाय टेबल पर रखने लगी, उनका पैर लड़खड़ा गया और थोड़ी सी चाय टेबल पर गिर गई। यह देखकर नीरज अपनी माँ से चिल्लाते हुए बोला, माँ, यह सब क्या है? आपके हाथों में इतनी भी जान नहीं कि चाय के कप तो संभाल सके। पूरी टेबल गंदी कर दी। अब जाओ यहाँ से, जल्दी से कपड़ा लाकर इसे साफ करो। गीता जी को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन वह शांत रह गई। रसोई में गई तो बहू भी उनसे गुस्से में बोली, गांव की गवार हो आप, यह भी नहीं पता चाय कैसे सर्व की जाती है। मेरे पति की लोगों के सामने इंसल्ट करा दी आपने। अब खड़ी क्या हो? ये लो कपड़ा और टेबल साफ करके आओ। निशा गीता जी को धक्का देते हुए बोली। गीता जी अभी भी चुप थी, क्योंकि उन्हें पता था कि अभी थोड़ी ही देर में बेटे और बहू की बोलती बंद होने वाली है। क्योंकि एक दिन पहले गीता जी ने बेटे को गांव की ज़मीन बेचने के बारे में फ़ोन पर बात करते हुए सुना था, और यह वही लोग थे जो गीता जी की गांव वाली ज़मीन की बात करने आए थे। जब उनमें से एक प्रॉपर्टी डीलर ने प्रॉपर्टी के पेपर्स देखने के लिए कहा तो नीरज की पत्नी अपनी अलमारी से कुछ पेपर्स निकाल कर लाई। जब प्रॉपर्टी डीलर ने पेपर्स की जांच की तो देखकर बताया कि यह तो नकली पेपर्स है। यह सुनकर नीरज और उसकी पत्नी के होश उड़ गए। नीरज अपनी माँ को बड़ी हैरानी से देखने लगा। गीता जी बेटे से मुस्कुराते हुए बोली, क्यों बेटा, कैसा लगा अपनी इस माँ का कारनामा? माँ, यह सब तुमने कब किया? नीरज अचंभित होकर बोला, बेटा, जिस दिन तू मुझे लेने आया था और अपनी मीठी मीठी बातों से तू मेरे पेट में घुसने को तैयार था, उसी ही दिन मैं सब समझ गई थी कि ज़रूर कुछ बात है। जो बेटा पत्नी के कहने पर माँ को गांव में अकेला छोड़कर शहर में बस गया, जिसने आज तक भी मुझे पलटकर नहीं देखा था कि माँ जिंदी है या मर गई,
तुम्हारा यूँ अचानक आना, अपनी मीठी मीठी बातों में मुझे फंसाना, जिस बहू की आंखों में मैं दिन रात खटकती थी, जो मुझे देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं थी, जो शादी होने के 2 साल भी गांव में नहीं टिकी, लड़ भिड़ कर शहर चली गई, वह आज अचानक मेरी सेवा करने के लिए कैसे तैयार है। बेटा बेवकूफ़ तो मैं भी नहीं हूँ। ये बाल मैंने यूं ही धूप में सफ़ेद नहीं किए हैं। जब तूने प्रॉपर्टी के पेपर्स साथ ले चलने के लिए कहा, मैं तभी समझ गई कि तुम्हारा लालच तुम्हें यहाँ खींच कर लाया है, वरना बुढ़ापे में तुम्हें इस माँ की क्या ज़रूरत। 3-4 दिन रुककर मैंने यही काम करवाया था। मैंने वकील से कहकर नकली पेपर्स बनवाए थे। तुमने जानबूझकर मेरा चश्मा तोड़ दिया, झूठ बोलकर मुझसे पेपर पर साइन करवा लिए। लेकिन बेटा इन सब से भी तुम्हें कुछ हासिल नहीं हुआ, क्योंकि पेपर्स तो नकली थे। बेटा पूत के पाँव तो पालने में ही पिछन जाते हैं। मुझे पता था आगे आने वाले समय में मेरे साथ क्या क्या होने वाला है, कि तू मेरे साथ क्या क्या करेगा, इसलिए मैं पहले ही संभल गई थी। बेटे मेरे होते हुए ना तो मेरा घर बिकेगा और ना ही मेरी ज़मीन, और तो और मेरे मरने के बाद भी तुम लोगों को मेरी संपत्ति में से कुछ भी नहीं मिलेगा। अपनी संपत्ति को दान कर जाऊंगी, पर तुम्हें देकर नहीं जाऊंगी। गीता जी आज बोलते जा रही थी और बेटे और बहू हक्के बक्के लगातार अपनी माँ की तरफ देखे जा रहे थे। जो लोग ज़मीन का सौदा करने आए थे, वह लोग भी नीरज की सच्चाई जानकर बहुत हैरान थे। उन्होंने नीरज को खूब खरी खोटी सुनाई और वहाँ से चले गए। नीरज और उसकी पत्नी गीता जी के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगे। माँ हमें माफ़ कर दो, हमसे गलती हो गई। गीता जी बोली, बेटा जो गलती अनजाने में होती है माफ़ी उसकी मिलती है, लेकिन जो गलती जानबूझकर की जाती है उसकी तो केवल सजा ही मिलती है, माफ़ी नहीं। आज तुम्हारी ही चली गई चाल तुम पर ही भारी पड़ गई। अगर आज तुम यह हरकत ना करते तो शायद मेरी सारी संपत्ति तुम्हारी होती, लेकिन अब जब तुमने जानबूझकर मेरे साथ षड्यंत्र रचा तो सजा तो मिलेगी ही। अब ना तो तुम जैसे धोखेबाज और चालबाज को मेरे साथ कोई संबंध है और ना ही मेरी संपत्ति पर कोई हक है। कहते हुए गीता जी कमरे में गई और अपना सामान लेकर गांव की तरफ रवाना हो गई। बेटा और बहू गिड़गिड़ाते रह गए, माफ़ी मांगते रह गए, लेकिन गीता जी ने उनकी एक ना सुनी और ना ही उन्हें माफ़ किया। बेटा बहू माथा पकड़कर वहीं नीचे फर्श पर बैठ गए। दोनों अपने ही किए पर पछता रहे थे। आज दोनों ने अपने ही हाथों अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मार ली। दोस्तों ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी? पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।